हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उस सीरीज में ये आज का हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोक्वाइट्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग किससे रिलेटेड बात करेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटोक्वाइट्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा एक वीक का थोड़ा सा गैप हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था कुछ चीज़ों में, तो इसी वजह से मैं लास्ट वीक में वीडियो नहीं ला पाया आप लोग के लिए। बट अब मैं इस वीक से कंटिन्यू करूंगा और साथ में मैक्सिमम डबल फेज पे काम करके सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे चैनल पे जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हमने फार्मास्यूटिक्स में हमने प्री फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो इनकैप्सुलेशन सब कवर कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के साथ में हमने फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कवर कर दिया इन डिटेल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद हम बहुत जल्द फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मेसी स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं लाइक फार्माकोग्नोसी एंड अदर सब्जेक्ट्स को भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैनेज करके लेके आना, अपने कॉलेज के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बना के रखो। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको देखनी कैसे है। आपको सिंपल सी बात है, बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शन पता ही है आपको। अपने जीपैट के मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको, अगर आप सही को आंसर कर रहे हो तो +4 मार्क्स देने हैं और अगर एवरी इनकरेक्ट के लिए आपको -1 मार्क्स देने हैं। टोटल आप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मीन्स टोटल 200 मार्क्स। और एट द एंड आपके कितने मार्क्स बने आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ साथ में आप चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए और कोई डाउट भी होता है तो चैट बॉक्स में आप पूछते जाइएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का? द फॉलोइंग बायोजेनिक एमीन इज नॉट एक्टिवली टेकन अप इनटू इट्स स्टोरेज साइट बाय द एक्टिव एमीन पंप। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा बायोजेनिक एमीन है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे एमीन का ही कोई दिक्कत नहीं। नॉट एक्टिवली टेकन बाय द मतलब ऐसा कौन सा एमीन है जिसके लिए रीअपटेक पंप नहीं है। सिंपल सी बात है, मतलब कोई भी रीअपटेक मैकेनिज्म नहीं होता है। तो हमें ये पता है कि ये जो सारे है, डोपामिन हो गया, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन हो गया और नॉरएड्रेनालिन हो गया, इन सब के लिए एक ना एक रीअपटेक मैकेनिज्म काम करता है, जबकि जो हमारा हिस्टामिन होता है इसके लिए कोई भी रीअपटेक मैकेनिज्म काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? नॉट पूछा था, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। एक्टिव अपटेक फॉर सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन ऑकर्स इनटू द न्यूरॉन्स, प्लेटलेट्स एंड अदर स्टोरेज सेल्स में होता है, बट नो अपटेक मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर द हिस्टामिन। हिस्टामिन के लिए कोई भी अपटेक मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते जाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स दैट नॉट मेडिएटेड थ्रू H1 रिसेप्टर। अब ऐसा कौन सा एक्शन है जो H1 रिसेप्टर के थ्रू नहीं मेडिएट किया जाता है? ठीक है, H1 रिसेप्टर के थ्रू नहीं मेडिएट किया जाता है, तो इसमें आता है रिलीज ऑफ EDRF मतलब इंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर फ्रॉम द वेस्कुलर इंडोथेलियम, ये तो H1 रिसेप्टर ही काज करता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स कॉजिंग वैसोडाइलेशन, ये जो डायरेक्ट एक्शन ऑफ वेस्कुलर वैसोडाइलेशन। फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलीज ऑफ द कैटाकोलामीन फ्रॉम द एड्रेनल मेड्यूला। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्शन ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स कॉजिंग द वैसोडाइलेशन, ये कौन से रिसेप्टर से मीडिएट होता है? ये मीडिएट होता है हमारा H2 रिसेप्टर से। ठीक है, H1 से ये मीडिएट नहीं होता, ये मीडिएट होता है H2 रिसेप्टर से। और यहाँ नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, बाकी यहाँ पे H1, H2, H3, H4 रिसेप्टर्स का वो है। H1 हमारा क्या होता है? कैल्शियम आयन का कंस्ट्रक्शन बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। तो हमने इसको फार्माकोडायनेमिक्स में ही देखा था कि जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और साथ में कैपिलरी परमेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे देखो स्मूथ मसल्स वैसोडाइलेशन का दिया गया था, तो वैसोडाइलेशन ये कॉज नहीं करता। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कौन करता है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हमारा करते हैं ये CAMP को इंक्रीज करा के H2 रिसेप्टर्स। फिर आता है हमारे पास H3 जो प्री सिनेप्टिक डायरेक्टर रिसेप्टर होता है वो CMP को डिक्रीज कराता है, बाकी H4 भी CMP को डिक्रीज करा के काम करता है। ठीक, तो उससे आप सारे रिसेप्टर्स को ध्यान में रख सकते हो कि कौन सा रिसेप्टर किस तरीके से काम में आता है। ठीक, चलो आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहो, थोड़ा सा एक्टिव रखो चैट बॉक्स को। इरेथ्रोमाइसिन शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड विद द टर्फेनाडिन बिकॉज। अब इरेथ्रोमाइसिन टर्फेनाडिन वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि इरेथ्रोमाइसिन क्या करता है? हमारे पास CYP3A4 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टर्फेनाडिन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होने से टर्फेनाडिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इरेथ्रोमाइसिन टर्फेनाडिन टॉक्सिसिटी होती है, जिसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है? जिसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर अरिथेमिया कॉज करने को मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है, जब टर्फेनाडिन की टॉक्सिसिटी होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर अरिथेमिया कैन ऑकर। तो इसीलिए हम मतलब सिंपल सा आप एक लाइन याद रखो कि अगर एरिथ्रोमाइसिन ड्रग इंटरेक्शन में, मैंने आपको बोला था ना कि
एक पेज में सारे ड्रग इंटरेक्शन और स्पेसिफिक जो आ रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर आप सूटिक्स में हो तो आपको जितने इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में इक्वेशन प्लस जितने आपके वो आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने इक्वेशन आ रहे हैं जितने इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक सेपरेट कॉपी बना लो, उसमें लिखते जाओ। फार्माकोलॉजी में आप क्या करो, स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक कोई भी एडीआर हो, ठीक है, एडीआर हो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कोई सिंड्रोम हो, ठीक है, स्पेसिफिक एडीआर हो, सिंड्रोम हो, फिर उसके बाद इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शंस हो गई, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन हो गया, फिर आप याद ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, फिर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, इनको आप सेपरेट बना के एक सेपरेट कॉपीज में या पेज में लिखते जाओगे तो आपको ये चीज़ें बाद में हेल्प करेंगे। वैसे मैं इन सब पे एक वीडियो लास्ट में मतलब लेके आऊँगा थोड़े टाइम में, बट आप अगर खुद से लिखे रहोगे तो जो आपका मिस हो जाएगा बाद में उसको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे इंटरेक्शन में आप लिख सकते हो कि अगर हम क्या दे देंगे, अगर हम इथ्रोमाइसिन एंटरफेनापिन टरफेनाडिन देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डेंजरस वेंट्रिकुलर अरिथेमिया कॉज हो सकता है। ओके, समझिए बात को, तो ऑप्शन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सेइंग दैट क्या, कि द फॉलोइंग प्रोस्टानॉइड इज अ पोटेंट इंड्यूसर ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब सिंपल सी बात है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए कौन सा प्रोस्टानॉइड या प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए हमें पता है कौन सा होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए होता है हमारे पास TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए काम करता है। बाकी का क्या क्या रोल है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड था, उस पर फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम ने काम किया, अरेकिडोनिक एसिड, अब अरेकिडोनिक एसिड पे दो एंजाइम काम करेंगे, एक होता है कॉक्स पाथवे, दूसरा होता है लॉक्स पाथवे। अब कॉक्स पाथवे के थ्रू क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉक्स 1 बनता है, कॉक्स 2 दो होता है, उसके बाद हमारे पास आता है PGI2, PGF2 अल्फा, PGE2, PGD2 और TXA2, जिसमें से PGI2 का काम होता है वैसोडाइलेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कराना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या करता है, और ये पीजी हमने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था प्लेटेड एग्रीगेशन कौन सा कॉज करता है। फिर उसके बाद P2F2 अल्फा इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करता है, PGE2 GI प्रोटेक्शन, प्लेटलेट फंक्शन, किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, PGD2 क्या कॉज करता है, वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, जबकि TXA2 क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज करता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। लॉक्स पाथवे से क्या बनता है, ल्यूकोट्राइंस, अदर जो कॉक्स 2 से क्या क्या बनता है, PGE1। ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान से देख लो, ये साइनबर्ग बुक जो है हमारी उसका ये एक फ्लो चार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो, चीज़ें इजीली कवर कर सकते हो। ठीक, समझिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म और साथ में ड्रग का जो एक्शन है वो पूरा का पूरा इसमें समराइज करके दे दिया गया, तो आप इससे आराम से इजीली याद रख सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग फॉर एक्यूट गाउट। अब देखो यहाँ पे फिर वही अभी आ गया ना, ड्रग ऑफ चॉइस की बात की थी मैंने ना, तो ड्रग ऑफ चॉइस में इसको आप नोट करो। ड्रग ऑफ चॉइस में क्या होता है, जो एक्यूट गाउट होता है उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसमें हम मेनली यूज करते हैं नसैड्स, और नसैड्स में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंडोमेथासिन। एस्प्रिन का यूज नहीं करते हैं। अब एस्प्रिन का यूज क्यों नहीं करते हैं ये आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे कि मैं बताऊं, कि एस्प्रिन का जो यूज होता है हम ये एक्यूट गाउट में नहीं कॉज करते हैं, एस्प्रिन हम यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि एस्प्रिन जो होता है वो हमारा क्या कर देता है कि सबसे पहले ये हमारी जो होता है वो जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है उसको ये इंक्रीज कर देता है। एस्प्रिन जो होता है वो हमारे पास क्या कर देता है कि इन्फ्लामेशन जो होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है, इसीलिए हम एस्प्रिन को यूज नहीं करते हैं। समझ गया बात को। चलो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आप देख लो, या इंडोमेथासिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहलाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। सिंपल सी बात है, साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग पूछ लिया, क्या कैंसर, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, सेम ही बात है। आप सिंपल सी बात तो अगर आपको कहीं भी ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या वॉमिटिंग से भी रिलेटेड आए तो वॉमिटिंग में हमेशा एक ही रिसेप्टर काम करता है। कौन सा रिसेप्टर काम करता है, वो काम करता है सेरोटोनिन का 5-HT3 रिसेप्टर। CTJ सेंटर, वोमिटिंग सेंटर जो होता है उसको वो उसको स्टिमुलेट करके वोमिटिंग का कॉज कराता है। ठीक है, ये रहा इसका पूरा का पूरा, सारे रिसेप्टर की बात हो गई। ये भी सानबाग बुक से ली गई टेबल है। 5-HT1 रिसेप्टर हमारा CNS क्रेनियल ब्लड वेसल्स पे, ये सारा काम हो गया। यहाँ पे देखो 5-HT3 CTZ रिसेप्टर पे काम करता है, वोमिटिंग पेरिस्टाल्सिस कॉज कराता है, और यहाँ पे जो इसके ड्रग हमारे कौन से हो सकते हैं, ऑन्डेंसेट्रोन, रेनिसेट्रोन का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 6 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया। सेशन कैसा लग रहा है फटाफट से चैट बॉक्स में बताते जाओ, चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही नहीं, कैसे जैसी जा रही चीज़ें आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखते जाओ, चैट बॉक्स को इंटरेक्टिव बना के रखो। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर डिफर फ्रॉम द नॉन सेलेक्टिव नसैड्स इन दैट। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर में जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव में कैसा एक डिफरेंस होता है, पहला और एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत नॉट एनाल्जेसिक नहीं, दोनों का होता है। डू नॉट इनिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, हैव नो रेनल इफेक्ट नहीं, आर सेफर इन प्रेगनेंसी नहीं, डू नॉट इनिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट नहीं करते हैं। ओके चलो
ये हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ते, द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सैलिसिलिज्म। सैलिसिलिज्म मतलब क्या होता है, जो सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग होती है उसका जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है सबसे पहले कैसे पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग में हमारे पास सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग, ठीक है, तो उसमें मेनली देखने को क्या मिलता है, हमारे ईयर में दिक्कत होती है हमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलती है। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन होता है वो किसके थ्रू निकल के आता है, वो जाता है टिनेटिस, ठीक है। टिनेटिस जो एक रिंगिंग नॉइज इन ईयर हमें कॉन्टिन्यूस बनी रहती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टिनेटस, ठीक है। तो उसमें हमारा जो होता है वो फर्स्ट एटलीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है उसका एस्प्रिनोइडस या सैलिसिलिज्म या सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, एलोपिरिनॉल हैज अ थेरेप्टिक इफेक्ट, एलोपिरिनॉल हैज अ थेरेप्टिक इफेक्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अब एलोपिरिनॉल के लिए सब कंडीशन में थेरेप्टिक इफेक्ट है, मतलब एलोपिरिनॉल किस किस कंडीशन में यूजफुल है, और एक्सेप्ट मतलब किस में हम यूज नहीं कर सकते एलोपिरिनॉल को, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड हाइपरयूरिसीमिया कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोर थायाजाइड इंड्यूस्ड हाइपरयूरिसीमिया कर सकते हैं, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस नहीं, एक्यूट गाउटी नहीं, क्रोनिक गाउट में इसको यूज करते हैं, काला आजार में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो नॉट एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर नंबर विल बी द एक्यूट गाउट्स में हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इर्गोटामिन रिलीव द माइग्रेन बाई, इर्गोटामिन जो होता है वो माइग्रेन को कैसे रिलीव कराता है, ब्लॉकिंग द वेस्कुलर अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा अल्फा डबल हो गया नहीं, अल्फा रिसेप्टर नहीं, ब्लॉकिंग द 5s2 रिसेप्टर नहीं, डायलेटिंग द क्रेनियल सैंड चैनल नो, कंस्ट्रिक्टिंग द क्रेनियल वेसल्स यस। इर्गोटामिन जो होता है वो कैसे काम करता है, वो जो क्रेनियल वेसल्स होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे क्या होता है जो इन्फ्लामेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइग्रेन की बात कर ले तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, दूसरा हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, और जिसमें से यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो प्रोप्रेनॉल होता है। ये भी आप प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो कौन सा, प्रोप्रेनॉल, ये भी आप नोट कर लो। टीमोलोन, नेडोलोन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं, फ्लोराइजिल, डिल्टाज़ाम, वीरापामिल, मेनिफोडेस्पिन, मेनली फ्लोराइजिन होती है। टीसीए का भी यूज़ कर सकते हैं, एमिट्रिप्टालिन, इप्रामिन, नॉरट्रिप्टालिन, फिर और बाकी चीज़ें का भी हम लोग, बहुत सारी ड्रग्स हैं आप उसको देख लो। पैरासीटामोल, और अब एक्यूट गाउट के लिए अगर सबसे पहले हम देंगे पैरासीटामोल और नेसेट्स, अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो हम ट्रिप्टन देंगे इर्गोटामिन प्लस कैफीन के साथ, फिर भी नहीं कंट्रोल होता है तो हम ओपियोइड जैसे ड्रोपेरिडोल, और अगर ओपियोइड टॉलरेंट पेशेंट्स हैं तो, और लास्ट में अगर नहीं होता है तो सबसे लास्ट में हम क्या देते हैं, प्रोपोफॉल देते हैं सबसे लास्ट, ठीक। तो ये एक पूरा का पूरा माइग्रेन का आपका ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा चार्ट था। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए, कैसा चल रहा है सेशन, फटाफट से चैट बॉक्स में बताते जाओ, मेंशन करते जाओ कि हाँ कैसा सेशन आपको अभी तक लग रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11, मोंटेल्यूकोस ब्लॉक द एक्शन ऑफ द, मोंटेल्यूकोस होता है वो क्या करता है, किसका एक्शन ब्लॉक करता है, तो सिंपल सी बात है, मोंटेल्यूकोस ल्यूकोस से आप याद रखो, सिंपल सी बात है, ल्यूकोट्राइन्स का रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन्स का ब्लॉक करेगा, और ल्यूकोट्राइन्स में भी किसका ब्लॉक करेगा, B4 का ब्लॉक करेगा। ल्यूकोट्राइन्स में B4 का ब्लॉक नहीं करता है वो ब्लॉक करता है ल्यूकोट्राइन्स में C4 एंड D4 का ब्लॉक करता है LT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। समझ गया बात को, चलो आगे बढ़ते हम लोग, ये एंटागोनाइज द सिस्टेनल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखो जो ल्यूकोट्राइन्स का एक्शन होता है किसके द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या करते हैं ल्यूकोट्राइन्स के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, कैसे, फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करके, फिर लाइपो ऑक्सीजनेस इनहिबिटर देते हैं जो कि हमारे जिलूटोन है, और एलटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जेफरल्यूकोस्ट, मोंटेल्यूकोस्ट और इलाट्यूकोस्ट होता है, ठीक है। इसको याद रखो, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द मस्क्यूलोस्केलेटल पेन विदाउट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमें वहाँ पे क्या है, पेन है बट इन्फ्लामेशन नहीं है, मतलब मिनिमम इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसी ड्रग देनी चाहिए जो क्या हो जाए कि जो पेन पे तो काम करे बट जो इन्फ्लामेटरी एक्शन है उसका वो मिनिमम हो। तो उसके लिए कौन सी ड्रग है हमारे पास, उसके लिए इस ऑप्शन में एक ही ड्रग है, वो है आइबुप्रोफेन। हम आइबुप्रोफेन देंगे जो क्या करेगा कि पेन में जो होता है वो इफेक्टिव होता है बट मिनिमम इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है उसका, और माइल्ड पेन में ही होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में भी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हिस्टामिन इज इन्वॉल्व एज अ मीडिएटर इन। अब हिस्टामिन जो होता है वो एज अ मीडिएटर काम करता है किसमें, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी में, इन्फ्लामेशन में, कार्सिनोइड सिंड्रोम में, या वेरिएंट एंजाइना में। तो जो हिस्टामिन होता है वो एज अ मीडिएटर काम करता है हमारा किसमें, इन्फ्लामेशन कॉज करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू कॉज करता है। और हिस्टामिन हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हिस्टामिन हमारा प्रेजेंट होता है मास्ट सेल्स में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच सेल स्टोर द हिस्टामिन, इज अ मास्ट सेल्स, MAST मास्ट सेल्स, ठीक है। उसको आप लोग नोट करके रख लो, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, मास्ट सेल्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
कि एस्प्रिन रिड्यूस द फीवर, एस्प्रिन फीवर को रिड्यूस करती है, कैसे रिड्यूस करती है, एस्प्रिन जो होता है फीवर को कैसे रिड्यूस करती है, डिक्रीजिंग द हीट प्रोडक्शन, इनहेंसिंग द क्यूटेनियस ब्लड फ्लो, इंड्यूसिंग द स्वेटिंग एंड बोथ बी एंड सी। तो एस्प्रिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये क्या करता है कि ये इनहेंस करता है क्यूटेनियस ब्लड फ्लो को भी और स्वेटिंग इंड्यूस करा के भी काम करता है। तो इसलिए जो इसका मैकेनिज्म होता है वो कैसे काम करता है, वो काम करता है दोनों, बोथ बी एंड सी मैकेनिज्म से काम करता है एस्प्रिन, एक्ट बाय द बोथ बी एंड सी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट द सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक विथ प्रोमिनेंट लेबरिनेंथिन सप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ओके लेबरिनेंथिन से क्या है, सप्रेसेंट प्रॉपर्टी इज कौन सी ऐसी ड्रग है जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है और साथ में वो कैसा काम रखती है, वो हमारे पास लेबरिनेंथिन सप्रेसेंट प्रॉपर्टी रखती है। अब ये लेबरिनेंथिन कौन सी कंडीशन होती है, लेबरिनेंथिन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा क्या होता है कि हमारे पास, जिसमें हमारा जो ईयर का बैलेंस होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, ईयर का बैलेंस को ये अफेक्ट करते हैं। और ये क्या कॉज कर सकते हैं, ईयर का बैलेंस जब अफेक्ट हो जाता है तो ये कॉज हो सकता है हमारे पास हियरिंग लॉस हो सकता है इससे, ठीक है, क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस, और साथ में क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है वर्टिगो। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो वर्टिगो के ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, सेट्रिजिन या सिनेरिजिन। तो वर्टिगो के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं सिनेरिजिन, तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं सिनेरिजिन। ठीक है, देखो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता वर्टिगो तो आप एक लगा देते आंसर, बट अगर ऐसा थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा तो आप घूम जाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो और चीज़ों को समझो, समझिए बात को। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी है जो थोड़ा सा घूमे हुए हैं, अभी आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेरिजिन। चलो अब बात करते हैं लो डोज एस्पिरिन जो होती है हमारे पास, लो डोज एस्पिरिन जो होती है वो प्रोलॉन्ग करती है ब्लीडिंग टाइम को बाय इनहिबिटिंग। कैसे, अब देखो जो लो डोज इनहिबिटिंग एस्पिरिन होती है वो क्या कर देती है, वो हमारे पास ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करती है एंजाइम को इनहिबिट करके, कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन को, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करके वो क्या कर देती है, वो ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखेंगे थ्रोम्बोक्सिन A2, एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट द प्लेटलेट कॉक्स-1 रिड्यूसिंग द थ्रोम्बोक्सिन। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल अप्रोच PGI2 को इनहिबिट किया, वैसोडाइलेशन इनहिबिट करती प्लेटलेट एग्रीगेशन। बट अगर यहाँ पे हमारे पास क्या किया कि हमारे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देती ब्लीडिंग टाइम को, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लो डोज एस्पिरिन जो होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर दिया था, जिससे क्या होता है कि जब यहाँ TXA2 क्या कॉज कर रहा था, वो कॉज कर रहा था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा था। बट जब यहाँ पे इसने इसको इनहिबिट कर दिया तो प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रमोट नहीं होगा और ब्लीडिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होगी। आपको समझ में आ गया, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो लो डोज एस्पिरिन कितना 50 to 325 mg, और अगर हाई डोज मतलब नॉर्मल डोज 2 to 3 ग्राम पर डे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द ड्रग यूज फॉर द सर्वाइकल प्राइमिंग टू फैसिलिटेट द लेबर। ऐसी कौन सी ड्रग है जो हम सर्वाइकल प्राइमिंग को कॉज करती है और साथ में उससे क्या होता है, लेबर जो होता है फैसिलिटेट, मतलब जो चाइल्ड बर्थ होता है उसको फैसिलिटेट करती है सर्वाइकल प्राइमिंग के थ्रू। तो उसमें कौन सी ड्रग है हमारे पास, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो क्या कॉज करता है, वो हमारे पास सर्वाइकल प्राइमिंग कॉज करता है, जिससे लेबर जो होता है वो फैसिलिटेट होता है और चाइल्ड बर्थ ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग सिंपल से, द नसाइड्स मोस्ट लाइकली टू कॉज द हेडेक एज अ साइड इफेक्ट। ऐसा कौन सा नसाइड है जो हेडेक एज अ साइड इफेक्ट कॉज करता है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कभी कभी, पेन, इसको हम लोग याद रखते हैं पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन। ठीक है, पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन, ठीक है, पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन। तो पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन कौन सा ऐसा पेन किलर जो खुद पेन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है इंडोमेथासिन। और एक कॉज भी क्या, कभी कभी हेडेक तो मेंशन ही है, कभी कभी इसमें मेंशन हो जाता है फ्रंटल हेडेक। ठीक है, फ्रंटल हेडेक। तो फ्रंटल हेडेक के लिए भी आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारे पास इंडोमेथासिन ही कॉज करती है पेन किलर प्रोड्यूसिंग पेन, हमारी कौन से, इंडोमेथासिन। ओके गॉट इट, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडोमेथासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूछ रहा है कि द COX-2 आइसोएंजाइम इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेसिव। ठीक है, जो कॉक्स एंजाइम हो किस में एक्सप्रेस होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, न्यूट्रोफिल्स में, ब्लड प्लेटलेट्स में, या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus में, किस में एक्सप्रेस होता है जो हमारे पास, कौन सा एंजाइम को हमें जिस कॉन्स्टिट्यूट होता है किस में होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट जो होता है COX-2 एंजाइम जो होता है वो मेनली किस में कॉन्स्टिट्यूट होता है, हमारे पास मेनली वो कॉन्स्टिट्यूट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, किस में, किडनी के। अभी मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, ये फ्लो चार्ट दिखाया था, यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इज फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज सच एज ब्लड वेसल्स, किडनी, स्टोमक एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, कहाँ पे, इसमें
फाउंड किया था। कॉक्स इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, ये एक वर्ड में बोला जा रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर का होता है, और ये हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, जैक्स्ट्रा। ठीक है, कोई कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेगा कि सर बोल ना पा रहे, हो जाता है कभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, कैसा लग रहा है सेशन, बताओ यार फटाफट से, चैट बॉक्स में मेंशन करो, क्योंकि तुम चैट बॉक्स में मेंशन करोगे तो मैं साथ साथ तुम्हारे साथ मैं भी चैट करता रहता हूँ ना। चलो आ जाओ। एलोप्यूरिनॉल डज नॉट इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म। अब एलोप्यूरिनॉल किसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट नहीं करते हैं, तो जो हमारे एलोप्यूरिनॉल भाई साहब है वो किसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट नहीं करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट नहीं करते हैं किसका, 6-मरकेप्टोप्यूरिन का। इसीलिए क्या हो जाता है कि जब हमारे पास हम इसको यूज़ करते हैं, 6-मरकेप्टोप्यूरिन हमारा किस में यूज़ किया था, 6-मरकेप्टोप्यूरिन जो होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है किस कंडीशन में, वो हमारा यूज़ किया था एंटी कैंसर ड्रग है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। तो इसीलिए, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती है वो क्या कॉज करती है, वो हमारे पास वो एक तरीके से एंटी कैंसर जो होते हैं वो खुद टॉक्सिक होते थे। इसीलिए हम जो एलोप्यूरिनॉल देते हैं इसके साथ में 6-मरकेप्टोप्यूरिन के साथ में, तो क्या कर देता है कि वो जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दिया। अब जब जैंथिन ऑक्सीडेज को उसने इनहिबिट कर दिया तो एलोप्यूरिनॉल 6-मरकेप्टोप्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था थायोयूरिक एसिड में वो नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, 6-मरकेप्टोप्यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारा जब कंसंट्रेशन है इसकी हुआ तो इससे क्या होगा, इसकी जो डोज है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको साथ में दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इसका जो डोज है वो डिक्रीज करके हम इसको साथ में दे सकते हैं। समझ के बात, तो इसीलिए इसके मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट नहीं करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहाँ से आ गया, द मैग्नीज ऑफ द नियोस्टिग्मा मेसेनिया ग्रेविस। ओके नो प्रॉब्लम, ये एनएस का क्वेश्चन आ गया, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये इसको आप बता सकते हो कि मैकेनिज्म क्या है इसका। इसका मैकेनिज्म है रिपीटेटिव बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन, डिफ्यूजन ऑफ द एसिटाइलकोलिन टू नेफ्रिक रिसेप्टर्स, डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द एनएम रिसेप्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफेस्ट नसाइड फॉर द पेप्टिक अल्सर पेशेंट। अब जो यहाँ पे सेफेस्ट नसाइड फॉर द पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए जो आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम कौन सा सब नसाइड दे सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं इसको सबसे जो सेफ होता है पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए वो मेनली होता है पैरासीटामोल। सबसे ज़्यादा सेफ जो होते हैं पैरासीटामोल देखने को मिलता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। ये अभी हमने देखा, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेलिज्म टिनेटिस अभी हमने देखा, जो रिंगिंग साउंड होती है हार्ट में टिनेटिस वो होती है। अभी हमने इसके बारे में पूरा डिटेल पीछे कवर कर लिया है। ओके आज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं सॉरी 24, पहले 24 तो सॉल्व पहले 25 कहाँ पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्ले पैथोफिजियोलॉजिकल रोल इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ मतलब हम प्रोस्टाग्लैंडिन का जो रोल है वो है सब 3 कंडीशन में, एक में नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया ना, तो किसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का पैथोफिजियोलॉजिकल रोल नहीं होता है ना। पेशेंसी ऑफ डक्टस आर्टियोसिस, मतलब डक्टस आर्टियोसिस के पेशेंट में, ठीक है होता ही है, अभी हमने देखा। रेगुलेशन ऑफ द रेनल ट्यूबुलर सॉल्ट अब्जॉर्प्शन, वेंटिकुलर रिमॉडलिंग आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या इनिशिएशन ऑफ द लेबर, ये भी है, ये नहीं होता। ठीक है, इन वेंटिकुलर रिमॉडलिंग आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये देखने को नहीं मिलता है, इसमें हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, मेथाइलसर्जाइड इज अवॉइड इन माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस स्टेज। अब मेथाइलसर्जाइड जो होता है उसको हम लोग माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है हमारे पास विसरल फिब्रोसिस कॉज करता है, विसरल फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, विसरल या मतलब हम उसको पल्मोनरी फिब्रोसिस भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसको अवॉइड करते हैं माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सेस में। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अभी तक हमने हाफ क्वेश्चन कवर कर लिया, 50% आज का लेक्चर हमने कवर कर लिया। कैसा लग रहा है लेक्चर, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन होंगे तो मजा आएगा चीज़ों को आगे करने में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेनिसिड्स प्राइमरी एक्शन इस। प्रोबेनिसिड का जो प्राइमरी एक्शन है वो कौन सा है, यूरिकोसूरिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। सिंपल सी बात है यार, यूरिकोसूरिक एजेंट्स होता है प्रोबेनिसिड। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में एक्यूट गाउट में नसाइड्स कोल्चिसिन स्टेरॉइड्स को हो गया, क्रोनिक गाउट मतलब डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ द यूरिक एसिड में प्यूरिन एलोप्यूरिनॉल, और नॉन प्यूरिन डेरिवेटिव जो फेबियोस्टेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, प्रोबेनिसिड तो डिक्रीजिंग द ड्रग इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिकोसूरिक, मतलब जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करे, तो कौन से प्रोबेनिसिड, सल्फेनपायराजोल और बेंजब्रोमेरोन, और ड्रग इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द यूरिक एसिड, रेस्पिरेटिस और पेग्लोटिकेस का यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 27, द नसाइड्स दैट इनहिबिट द कॉक्स इरिवर्सिबली। ऐसा नसाइड जो कॉक्स को इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है वो एक ही नसाइड्स है जिसको हम लोग हिट एंड रन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिट एंड रन ड्रग, हिट एंड रन ड्रग को मतलब हिट एंड रन ड्रग का भी नाम यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, कौन है वो है हमारी एस्पिरिन। ये क्या कर देती है, इरिवर्सिबल
तो ये कॉक्स को इनिबिट कर देती है। एक बार इनिबिट हुआ तो फिर इसका काम खत्म, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरा नसाइड्स का क्लासिफिकेशन है, नॉन सेलेक्टिव, आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूरा देख सकते हो। और इसको अगर आप याद करना चाहते हो, नसाइड्स की क्लासिफिकेशन आपको याद करने में कोई भी दिक्कत हो रही, तो इसका मैंने एक ट्रिक वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है, चैनल पे डाल रखा है। और उस पर उस ट्रिक वीडियो पे मोर देन 10,000 प्लस व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है वो, मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और साथ में आप चैनल पे जाओगे तो फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे मतलब काफ़ी क्लासिफिकेशन को याद करने की सिंपल सिंपल ट्रिक डाल रखी है। और सबसे बड़ी बात, एक ट्रिक नहीं है, आपको मल्टीपल ट्रिक्स, मतलब अगर आपको एक क्लासिफिकेशन याद करने के लिए 2 to 3 ट्रिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको जिससे याद हो आप उसको याद कर सकते हो। तो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चैनल पे भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द मेजर रिस्क ऑफ द सुमाट्रिप्टन इन माइग्रेन। माइग्रेन में जो सुमाट्रिप्टन देते हैं उसका मेजर रिस्क क्या देखने को मिलता है, सीजर, साइकोसिस, हाइपरटेंशन या कोरोनरी वैसोस्पाज्म। जो सुमाट्रिप्टन है वो माइग्रेन में मेजर रिस्क जो है वो है कोरोनरी वैसोस्पाज्म कॉज करता है, ओके। कैसे द कोरोनरी आर्टरी, जिससे कोरोनरी वैसोस्पाज्म देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग दैट द फॉलोइंग इकेसोनॉइड्स इज जनरेटेड थ्रू द लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे। अभी हमने जो देखा था, जो फ्लो चार्ट देखा था उसका, उसमें हमने देखा था 2 पाथवे थे, एक कॉक्स पाथवे था तो लॉक्स पाथवे था। कॉक्स पाथवे पे हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, बाकी सारी चीजें जनरेट हो रही थी। बट लॉक्स पाथवे पे एक जनरेट हो रहा था, वो कौन सा था, वो था ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो लॉक्स पाथवे पे क्या जनरेट होता है, वो जनरेट होता है ल्यूकोट्राइन्स जनरेटेड थ्रू द लॉक्स पाथवे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ओके। आज वो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव 5-HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। सेलेक्टिव 5-HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन सी ड्रग है वो यहाँ पे हमने देख लिया है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात करें तो अगर सिंपल सा आप याद रखो, 5-HT1 की बात करो तो 1A में आ जाता है हमारे पास क्या, बुस्पेरॉन। बुस्पेरॉन किस में आ जाता है, 1A में आ जाता है। 1B एंड 1D की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रग आती है, सुमाट्रिप्टन और नैराट्रिप्टन। तो सुमाट्रिप्टन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम 1-2 की 5-HT2A और C की बात करेंगे तो हमारे पास 2 ड्रग आती है, कीटेंसिरीन और रिटेंसिरीन। फिर 5-HT3 की अगर हम बात करने जाएंगे तो हमारे पास वहाँ आ जाता है, वोमिटिंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आ जाता है हमारे पास ऑन्डेंसेट्रॉन, गेडीसेट्रॉन। और 5-HT4 की अगर हम बात करेंगे तो सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, ये सारी चीजें हमारे पास वहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप ये पूरा का पूरा टेबल है उसी फॉर्म में आप देख सकते हो। 5ST का पूछा था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन हमारा था 5ST1D का पूछा था ना, तो 5ST1B और D में देखेंगे तो एगोनिस्ट हमारे पास यहाँ पे देखो सुमाट्रिप्टन और नैराट्रिप्टन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस टेबल के थ्रू आप पूरा का पूरा एक सेरोटोनिन रिसेप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू आप याद कर सकते हो इन डिटेल, ओके। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि द एंजाइम इनहिबिटेड बाय एलोपिरिनॉल। अब एलोपिरिनॉल किसको इनहिबिट करता है ये आपको बताना पड़े तो क्या बोल, तो फिर क्या पढ़ रहे हो आप। एलोपिरिनॉल सिंपली इनहिबिट करता है किसको, एलोपिरिनॉल इनहिबिट करता है हमारा किसको, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को। एलोपिरिनॉल किसको इनहिबिट करता है, एलोपिरिनॉल मेनली इनहिबिट करता है हमारा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को, ठीक है। ये रहा हमारा हाइपोजेंथिन से ज़ैंथिन और ज़ैंथिन से यूरिक एसिड बनता है, किसके प्रेजेंस में, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में। उसको इनहिबिट कौन करता है, उसको इनहिबिट करता है एलोपिरिनॉल और फेबियोस्टैट, ये दोनों एंजाइम मिलकर उसको इनहिबिट करते हैं। बाकी पूरा का पूरा मैकेनिज्म है कैसे गाउट में ड्रग जो होती है वो काम करती है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा बोल रहा है कि द एंटीहिस्टामिनिक विथ एंटी सेरोटोनिन एंड एपेटाइट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसा कौन सा एंटीहिस्टामिनिक है जो सेरोटोनिन पे भी काम करता है और साथ में वो एपेटाइट, मतलब हमारी जो भूख होती है, एपेटाइट होती है, उसको इंक्रीज करने का भी, स्टिमुलेट करने का भी काम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिससे एक ड्रग है जो एंटी हिस्टामिनिक भी होती है, साथ में सेरोटोनिन पे भी काम करती है और एपेटाइट स्टिमुलेंट के रूप में भी काम करती है। वो कौन सी ड्रग है, वो है सिप्रोहेप्टाडिन। अब सिप्रोहेप्टाडिन हमारी कौन सी क्लास की, कौन से जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है वो आप हमें चैट बॉक्स में बताओगे। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5ST के रूप में भी और साथ में H1 रिसेप्टर पे भी काम करती है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नसाइड्स क्लियर फॉर द पीडियाट्रिक यूज। मतलब ऐसा कौन सा नसाइड्स है जो हमारा पीडियाट्रिक यूज के लिए क्लियर कर दिया गया, मतलब जो हमारे पास किसमें, चिल्ड्रंस में, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नसाइड्स है, तो ऐसा जो हमारा नसाइड्स है वो है कौन सी, आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन जो है उसको हम लोग किसमें यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा चिल्ड्रन में भी यूज़ करने के लिए क्लियर किया जा चुका है, सेफ है फॉर द फीवर एंड पेन इन द चिल्ड्रन, ठीक है। एस्पिरिन नहीं देते हैं चिल्ड्रन में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो रेस सिंड्रोम कॉज करता है, ओके। तो ये हमने 33 क्वेश्चन को खत्म कर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द प्राइमरी मीडिएटर ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन इज। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का प्राइमरी मीडिएटर कौन है। अभी हमने जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लेटलेट एग्रीगेशन कौन सा कॉज करा रहा था, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज करा रहा था, TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 जो था वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज करा रहा था। ये यहाँ पे देखो
ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन TXA2 कॉज करा रहा था और इनहिबिट कौन कर रहा था, PGI2 जो था वो इनहिबिट कर रहा था प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो दोनों चीज़ आपको रिलेट करके याद रखो कि जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 है 3XA2 वो कॉज कराता है और PGI2 जो है वो इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये अभी मैंने बताया कि एस्पिरिन नहीं देते हैं क्योंकि क्यों रेस सिंड्रोम कॉज कर देता है। ये रहा सिंपल सा उसका ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन विद वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू रेस सिंड्रोम रिस्क इज एस्पिरिन। एस्पिरिन नहीं देते क्योंकि वो क्या कॉज कर देता है, वो रेस सिंड्रोम कॉज करता है चिल्ड्रन में। ओके, इसको आप लोग याद रखना। देखो स्पेसिफिक अभी आ गया ना, स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी आ गई, तो इस तरीके से आप याद रखोगे ना, तो इसको आप अलग से नोट करके रखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। द गोल्ड कंपाउंड यूज ओरली इन रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें जो गोल्ड कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्नोफिन, ठीक है। और एनोफिन जो होती है वो हमारा गोल्ड कंपाउंड है जो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ये हमारे पास जो ड्रग है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, फिर सिंथेटिक DMARD उसका यूज़ करते हैं, साथ में हमारे पास सिंथेटिक DMARDs और साथ में हम उसका यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल DMARDs का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे DMARDs का फुल फॉर्म क्या होता है, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्ड सॉल्ट्स का मेंशन है। गोल्ड सॉल्ट्स में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड सॉल्ट्स में हम यूज़ करते हैं ऑर्नोफिन का। ओरली एक्टिव गोल्ड कंपाउंड हमारा कौन सा होता है, ऑर्नोफिन होता है। ओके, समझ गए बात को। ओके, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है हमारा, द प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व इन डक्टस आर्टियोसिस पेशेंट। जो डक्टस आर्टियोसिस में अभी हमने पीछे भी देखा था, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व था डक्टस आर्टियोसिस में, वो था प्रोस्टाग्लैंडिन E2। डक्टस आर्टियोसिस में कौन सा इन्वॉल्व है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 PGE2 मेंटेन द डक्टस आर्टियोसिस इन द fetus। ओके, आगे बढ़ते हैं। द COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर विद द हाईएस्ट सेलेक्टिविटी। COX-2 जो सेलेक्टिव इनहिबिटर है जिसकी सबसे हाईएस्ट सेलेक्टिविटी होती है। अब इसका मैं आपको बता दूं कि इसका जो COX-1 से COX-2 के लिए कितनी ज़्यादा सेलेक्टिविटी होती है, अप्रॉक्स 1000 टाइम्स ज़्यादा सेलेक्टिव होता है फॉर ये COX-2 एज कम्पेयर टू द COX-1। वो कौन सी ड्रग है, वो है रोफेकॉक्सिब। रोफेकॉक्सिब इज 1000 टाइम्स मोर सेलेक्टिव देन फॉर COX-2 एज कम्पेयर टू द COX-1। ओके, आपका प्रश्न होगा COX-2। अब ड्रग यूज फॉर द माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, ये तो अभी मैंने बताया था ड्रग ऑफ चॉइस भी कौन सी होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रग ऑफ चॉइस जो माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होती है, वो हमारे पास प्रोपेरानॉल का हम लोग यूज करते हैं। ये हम देख चुके हैं, ये पूरा का पूरा मैं आपको फ्लो चार्ट समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 39। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। क्या क्वेश्चन है, द एंटीकोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटेड बाय द प्रेलिडॉक्सिन। अब ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, समझिए बात को, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप समझ लो कि फिर आप कर रहे हो, अच्छी सी चीजें पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, एंटीकोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटेड बाय द प्रेलिडॉक्सिन इज। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रेलिडॉक्सिन होता है वो किस में यूज किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में क्या होता था, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में वो एंटीकोलिनेस्टरेज को डीएक्टिवेट कर दे रहा था। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग क्या होता था कि वो जो एंटीकोलिनेस्टरेज था उसको डीएक्टिवेट कर रहा था। उसको रीएक्टिवेट कौन कर रहा है, प्रेलिडॉक्सिन, ठीक है, बाय प्रेलिडॉक्सिन। और कौन सी पॉइजनिंग में यूज कर रहे थे हम उसको, हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में। तो ये क्वेश्चन देखो, अगर डायरेक्टली पूछ रहा था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की मतलब प्रेलिडॉक्सिन इज एन एंटीडोट फॉर, आप ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डाल सकते थे। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या था कि जो एंटीकोलिनेस्टरेज जो प्रेलिडॉक्सिन द्वारा रीएक्टिवेट हो रहा है ना, वो कौन है, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की हमने बात की। द प्रेलिडॉक्सिन रिवर्स द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंजाइम बाइंडिंग को रिवर्स करके काम करता है। नसेट्स विद प्रेफरेंशियली इनहिबिट द COX-2। तो प्रेफरेंशियल इनहिबिटर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे हमारे पास जो वहाँ पे मैंने जो ट्रिक सीरीज बनाई है उसमें आपको प्रेफरेंशियल में मैंने बताया था एंड मी, जिसमें से मी से आपका एग्जाम्पल था क्या, मेलॉक्सिकैम। अब वो वीडियो जाके एक बार देखे ना, आप आराम से चीज़ें कर ले जाओगे, बहुत ईजिली आप सारी सारी क्लासिफिकेशन याद कर जाओगे। समझिए बात को। चलो, meloxicam has higher COX-2 selectivity than COX। द एंटीडोट फॉर द पैरासीटामोल पॉइजनिंग, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से पैरासीटामोल खा रहे हो तब से आप ये पढ़ रहे हो कि पैरासीटामोल का एंटीडोट कौन सा होता है, N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन इज अ एंटीडोट ऑफ द पैरासीटामोल पॉइजनिंग, ठीक है। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में जो हमारा एंटीडोट होता है वो हमारा होता है N-एसिटाइलसिस्टीन। और ये N-एसिटाइलसिस्टीन कैसे काम करता है, ये हमारे पास जो ग्लूटाथियोन को रिप्लेस करता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, जो नेपक्यू है, नेपक्यू जो होती है, जो हमारे पास इसका पैरासीटामोल का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइज होता है, कौन सा पैरासीटामोल का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास नेबक्यू, N-A आपको B-Q-I, नेबक्यू। N-एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमिल, जो हमारे पास क्या होता है, इसकी मेटाबोलाइट्स होता है। और इसको डिटॉक्सीफाई कौन करता है, इसको डिटॉक्सीफाई करता है, मतलब इसको खत्म कौन करता है, इसको खत्म करता है ग्लूटाथियोन, ठीक है, ग्लूटाथियोन।
ग्लूटाथियोन जो है वो इसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसी को इंक्रीज करता है कौन, इसको इंक्रीज करता है हमारे पास एन एसिटाइलसिस्टीन ना। हाँ, एन एसिटाइलसिस्टीन इसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि इसका जो हमारे पास नेबक्यू है ये ग्लूटाथियोन इसको जो होता है वो डिक्रीज कर देता है और इसकी टॉक्सिसिटी को कंप्लीट खत्म कर देता है। ओके, चलो पैरासीटामोल पॉइजनिंग की बात कर, अब आगे बात करते हैं हम लोग द डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग डीएमआरडी, जो भी हमने पीछे बताया डीएमआरडी का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था आपको। फास्टेस्ट इन सिम्टम्स रिलीफ, उस डीएमआरडी में जो सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, जो सबसे फास्ट होता है, वो कौन देता है, वो देता है मीथोट्रेक्सेट। और मीथोट्रेक्सेट जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है वो 4 to 6 वीक में सब दे देता है, जो कि किसी भी डीएमआरडी से सबसे फास्ट है, 4 to 6 वीक में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन देता है, वो हमारे पास देता है मीथोट्रेक्सेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, द ड्रग इनहिबिटिंग डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस, ऐसा कौन सी ड्रग है जो हमारे पास डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहीं के आपको DHOD भी देखने को मिलता है। ठीक है, DHOD भी देखने को मिलता है। इसको इनहिबिट करता है कौन, इनहिबिट करता है इसको हमारे पास जो ड्रग है वो इंगेज करती है लिफ्लुनामाइड। अब मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, जब ये चौकस करता है DHOD जो होता है ये एंजाइम से क्या होता है, ये एंजाइम से होता है हमारे पास पायरिडीन की सिंथेसिस। ठीक है, इस एंजाइम से होती है पायरिडीन की सिंथेसिस। और पायरिडीन सिंथेसिस से बात क्या होता है कि जो बी सेल्स है उसकी जो होती है वो ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो जब ग्रोथ इसकी इंक्रीज होगी तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं। तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, जो इसको देंगे तो ये क्या कर देगा, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। फिर आगे जो पायरिडीन की सिंथेसिस है ये भी नहीं हो पाएगी, तो उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आपका दो जीपैट 2011 एंड 15 में से क्वेश्चन पूछा गया था लिफ्लोनामाइड से। क्या पूछा गया था कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारे पास रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज करती है बट बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर नहीं है। तो वो हमारे पास कौन सी ड्रग है, वो है हमारे पास लिफ्लोनामाइड। अब लिफ्लोनामाइड से आप लोग एक और चीज याद कर लो, एल से लिफ्लोनामाइड है, इसके अपने पास एडवर्स इफेक्ट भी याद कर लो। एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या होता है, 3 L, ट्रिपल L इसके एडवर्स इफेक्ट है। पहला L जो है वो क्या होता है, वो होता है लूज स्टूल्स। पहला L से मतलब ये क्या करता है, लूज स्टूल्स कॉज करता है। ठीक है, दूसरा L से क्या कॉज करता है, ये दूसरा L से कॉज करता है लीवर टॉक्सिसिटी। ठीक है, दूसरे एल से कॉज करता है ये लीवर टॉक्सिसिटी। तीसरा जो एल है, तीसरा एल मतलब ये कॉज करता है तीसरे एल से ल्यूकोपीनिया। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिफ्लोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट क्या है, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया मतलब क्या हो जाता है कि जो ल्यूकोसाइड्स का प्रोडक्शन है, ल्यूकोसाइड्स जो है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक, समझिए बात, ये हमारे पास लिफ्लोनामाइड की हमने इतनी बातें कर ली। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 हो गया 45 पे, सॉरी 45 क्या कह रहा है, द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन द माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस। अभी हमने उस चार्ट में देखा था, कौन सा था, सारे वैसे तो मेनली सारे यूज होते हैं बट मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है फ्लुनारिजिन का, सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है इन माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में। ओके, चलो द ड्रग एक्टिवेटिंग एग्रावेटिंग पेप्टिक अल्सर अमंग द नसैट्स स्टिफ, मतलब कौन सा नसैट्स में जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था एस्प्रिन जो होता है वो पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। एस्प्रिन का है कि एडवर्स इफेक्ट भी है, कैसे कॉज करता है वो यहाँ पे देख। एस्प्रिन क्या करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में है उसको इनहिबिट किया और साथ में एचसीएल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, दोनों चीजें कॉज करती है। इससे क्या हुआ, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इनहिबिट हो गया, तो जो प्रोटेक्टिव एक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। और जो प्रोटेक्टिव एक्शन, इधर से प्रोटेक्टिव एक्शन हटा और इधर से क्या हुआ, एचसीएल का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, इससे इरिटेशन और पेप्टिक अल्सर देखने को मिला। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों तरीके से पेप्टिक अल्सर का कॉज करता है, मतलब जो उसका प्रोटेक्शन हो रहा था उसको घटा भी देंगे और एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ा भी देंगे, तो दोनों चीजों में हमारा क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। समझ गए बात, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, द हिस्टामिन रिसेप्टर मीडिएटिंग एड्रेनल कैटेकोलामिन रिलीज, ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो कैटेकोलामिन रिलीज कॉज कराता है हिस्टामिन का। तो हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है जो कैटेकोलामिन रिलीज कॉज कराता है वो है हमारा H1 रिसेप्टर। और H1 रिसेप्टर कैटेकोलामिन रिलीज कैसे कराता है, EDRF के थ्रू कॉज कराता है, इंडेथुलेट डिपेंडेंट रिलीफ फैक्टर के थ्रू हमारे पास कॉज कराता है, वो कैटेकोलामिन का रिलीज करता है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द फर्स्ट जनरेशन हाईली सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। फर्स्ट जनरेशन हाईली सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कौन सी है, दो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की जो हमारे पास तीन, हमें पता है फर्स्ट जनरेशन में 3 क्लास होती है, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, दीदी का पारा हाई हाईली सेडेटिव का, फिर ना DTDC माइक्यूरी कोरियर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी सिंपल ट्रिक के थ्रू बनी हुई हैं। तो आप इसको जाके एक बार देख लेना, वो वीडियो मैं हार्डली 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, बट आप पूरी की पूरी नसैट्स की इसकी नसैट्स की क्लासिफिकेशन याद कर लोगे। एंटीहिस्टामिनिक की भी क्लासिफिकेशन की वीडियो है, वो भी आप वहाँ जाके आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक, चलो
तो ड्रग क्या, हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है वो है डाइफेनहाइड्रामिन। फर्स्ट जनरेशन हाईली सेडेटिव ड्रग जो है वो डाइफेनहाइड्रामिन होती है, ठीक है। डाई से हमारे पास डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन और डॉक्सेपिन। सेकंड मॉडलिटी सेडेटिव में फिनेरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन, मेक्लेजिन और ब्यूक्लिजिन और सिनारिजिन। और माइल्ड में हमारे पास क्लोरफिनेरामिन, मीपायरामिन, साइक्लिजिन और केमिस्ट्री, ये माइल्ड सेडेटिव होती है, ठीक। तो ये हमारे पास था हाईली सेडेटिव एंड मॉडरेटली एंड माइल्ड सेडेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं। हाफ सेंचुरी होने में बस एक रन दूर, 49 पे। द प्राइमरी यूज ऑफ सिब्यूट्रामिन, ठीक है। सिब्यूट्रामिन का जो प्राइमरी यूज है, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, ये एनोरेक्टिक एजेंट होता है जो क्या कॉज कराता है, ये हमारा क्या कॉज कराता है, ये हमारा सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है और जिससे हमारा एपेटाइट जो होता है वो सप्रेस हो जाता है। और जब एपेटाइट सप्रेस होगा, आप खाना कम खाओगे, जब आप खाना कम खाओगे तो आपका क्या होगा, आपका होगा वेट लॉस। ये क्या कॉज कराता है, ये कॉज कराता है वेट लॉस। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है जिससे एपेटाइट सप्रेस हुआ, एपेटाइट सप्रेस हुआ, आपने खाना कम खाया, आपने खाना कम खाया तो आपका क्या हो जाएगा, वेट लॉस। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, सेलेक्ट द H1 एंटीहिस्टामिनिक विच इज यूज टॉपिकली इन द नोज फॉर द एलर्जिक राइनाइटिस। ऐसा कौन सा H1 एंटीहिस्टामिनिक है जो हम नोज में टॉपिकली यूज करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है, उसके लिए हमारे पास है ड्रग एजेलास्टिन। एजेलास्टिन को हम लोग यूज करते हैं नोज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस। टॉपिकल यूज हम लोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन मींस 200 मार्क्स। आपके कितने मार्क्स बने ये आप लोग चैट बॉक्स में बताना, साथ में एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि चैट बॉक्स में क्या होता है, जब आप लोग चैट बॉक्स में फिर वीडियो जब प्रीमियर हो जाता है उसके बाद चैट बॉक्स के मैसेजेस विजिबल नहीं रहते, तो बाद में लोगों को पता लग, मतलब लोगों को वीडियो का जो फीडबैक है, ताकि जो नए व्यूअर्स देखें उनको वीडियो का फीडबैक मिल सके, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देना। एक बार वीडियो क्लोज करके फिर से ओपन करके कमेंट कर सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। बस आपका मैक्स टू मैक्स 20 to 30 सेकंड का टाइम लगेगा, बट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है चीज़ें, ठीक है। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन करो। सारे हमारे पास जो जो क्लास का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लो। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और साथ में वहाँ पे क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी वहाँ पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो उसको जाके एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ओके। ठीक है, चलो तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप लोग जाके एक बार देख लो चैनल पे, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के लिए बनी हुई है, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं, वो आप लोग के प्रिपरेशन में को इन्हेंस करेंगी। और साथ में अगर आपको किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वो सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए पहले वीडियोस उस पर लेके आए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।